दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2026 के लिए एक मिनी टेस्ट से शुरुआत करेंगे और इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास और भारत के भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जौनपुर के सरकी शासक का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह और महमूद शाह। तो देखिए, 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना करी थी और उसे यानी मलिक सरोवर को जो दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, उसने मालिक उस सर्क, जिसको बोला जाता है पूरब का स्वामी, इसकी उपाधि दी गई थी। तो 1394 में इसने जो है सरकी वंश की स्थापना कर दी थी और जौनपुर के सरकी शासक थे, उनके संरक्षण में कला, शिक्षा और स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी और इसी वजह से इसको भारत का सिराज भी कहा जाता है। सरकी वंश को या जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर शिक्षा कला का महान केंद्र बन गया, तो ये दोनों सही है और कथन ए और कारण दोनों सही है और कथन आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदीना मस्जिद का निर्माण किस प्रांतीय राज्य में किया गया था? तो अदीना मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में हुआ था और इसका निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने कराया था। ये याद रखना है, 1373 से 75 के बीच में इसकी स्थापना जो है करवाई गई थी और यह मस्जिद अपने समय में भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। और इसमें जो है अगर वास्तुकला की बात करें तो इसमें हिंदू और बौद्ध प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, हिंदू प्लस बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया था, उसने महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था, उसने गौवध को प्रतिबंधित कर दिया था। देखिए, जो जैन उल आबिदीन था वह कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है और उसकी उदार नीतियों और धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो कथन एक बिल्कुल सही है, उसने कश्मीर में जजिया कर समाप्त कर दिया था हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए और ऐसा करने वाला संभवतः पहला मुस्लिम शासक था। सेकंड स्टेटमेंट, देखिए, वह स्वयं भी एक विद्वान था और उसने साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया था। इस वजह से उसने महाभारत और कल्हड़ की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था ताकि जो वहाँ की जनता है वह भी उसको पढ़ सके और उसने हिंदुओं की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए गौवंश को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के हिंडोला महल और जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, मालवा की राजधानी जो है मांडू अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मालवा की जो कैपिटल है वह मांडू है, क्योंकि अपने आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। तो हिंडोला महल और जहाज महल की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। और ये जो हिंडोला महल जो है यह दो कृत्रिम झीलों के बीच स्थित है। कृत्रिम झील कौन कौन सी हैं? कपूर तालाब व मुंज तालाब, इनके बीच में ही ये हिंडोला महान स्थित है। हिंडोला। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ वंश दिए गए हैं, 4 वंश दिए गए हैं और इधर क्षेत्र दिया गया है। किस क्षेत्र में ये वंश प्रचलित थे? तो देखिए, बहमनी साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो दक्कन में यानी भारत के दक्षिण में 5 स्वतंत्र सल्तनतों का उदय होता है। तो अगर हम देखें तो आदिल शाही जो था यह वंश बीजापुर में स्थित था। कुतुब शाही वंश जो है यह गोलकुंडा में प्रचलित था, तो इसका 3 हो जाएगा। निजाम शाही यानी सी, यह अहमदनगर में प्रचलित था, व्यवस्थित था और इमाद शाही यह बरार में स्थित था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो 1336 में होती है, और 1336 में दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उन दोनों भाइयों का नाम है हरिहर और बुक्का। 1336 में उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासक था, और तुगलक वंश का कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, यही उसका शासक उस समय था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आप देखोगे तो दक्षिण भारत में कई विद्रोह हुए थे, और उसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी किनारे पर यह एक स्वतंत्र हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ शासक दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, बाज बहादुर मालवा का शासक था, तो यह सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था, तो यह सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था, यह भी सही है। ये जो यूसुफ आदिल शाह है, इसने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना करी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था। फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति को देखने के लिए कई विदेशी यात्री समय समय पर भारत आते हैं। तो उसी क्रम में निकोलो जो कोंटी था, यह एक इतालवी यात्री था, निकोलो कोंटी, और यह देवराय फर्स्ट के समय में 1420-21 के आसपास देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आता है, और उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन, त्योहारों और वहाँ की सैन्य शक्ति का बहुत ही विस्तार से वर्णन भी किया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो अब्दुल रज्जाक जो है वो फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत हुआ करता था। फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत हुआ करता था, और वह 1442 में 42-43 में यानी निकोलो कोंटी के बाद देवराय द्वितीय के समय में भारत आता है, और उसने विजयनगर की भव्यता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। और उसने लिखा है कि मैंने दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं देखा या सुना जो विजयनगर जैसा वैभवशाली रहा हो। उसने शहर की 7 परतों वाली किलाबंदी का भी उल्लेख किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इस वजह से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर सी यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलकुंडा के किस शासक ने प्रसिद्ध हैदराबाद नगर की स्थापना करी थी? तो दोस्तों, गोलकुंडा के जो 5वें सुल्तान थे उसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने 1591 में मूसी नदी के तट पर, आपको पता है कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद नगर की नींव रखी थी। अगर आप इसके इतिहास में देखेंगे या इतिहास को और सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि गोलकुंडा किले में जो है पानी की कमी हो गई थी, और बढ़ती भीड़ के कारण सुल्तान ने एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। और शहर की स्थापना के साथ ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर में शहर में ही के केंद्र में प्रसिद्ध एक चार मीनार का भी निर्माण कराया था। चार मीनार का भी निर्माण कराया था, और इसका निर्माण जो है चार मीनार का प्लेग महामारी के अंत की खुशी में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए किया गया था, इस चार मीनार का। और हैदराबाद को उस समय के बहुत प्रसिद्ध वास्तुकार थे मीर मोमिन अस्तराबादी। इनकी देखरेख में ही ग्रिड सिस्टम के आधार पर उस शहर को, हैदराबाद को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्री पुर्तगाल का निवासी नहीं था? तो दोस्तों, डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल का निवासी था, और यह विजयनगर साम्राज्य के दौरान कृष्णदेव राय के समय में आया था। दूसरा जो है वह फर्नाओ नूनिज है, यह भी पुर्तगाल का निवासी था। फर्नाओ नूनिज यह भी पुर्तगाल का, यह भी विजयनगर साम्राज्य के समय में आया था, और यह आया था अच्युत देव राय। उस समय अच्युत देव राय का शासन हुआ करता था। अगर हम बात करें तीसरा, निकितन, यह जो है रूस का हुआ करता था, यह रूस का यात्री था, ट्रैवलर था, और यह बहमनी साम्राज्य के दौरान भारत आया था। और अब बारबोसा की बात करें तो यह भी पुर्तगाल का था, और यह भी कृष्णदेव राय के समय में आया था, भारत आया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पुर्तगाल का निवासी कौन नहीं था? तो निकितन नहीं था, यह रूस का था और बहमनी साम्राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है? देखिए, अमीर अली बरीद इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसको दक्कन का लोमड़ी क्यों कहा जाता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो अमीर अली बरीद है, यह बहुत ही चालाक व्यक्ति हुआ करता था, कूटनीतिक हुआ करता था और राजनीतिक दाव पेचों के कारण इसको दक्कन का लोमड़ी कहा जाता था। और यह बीदर के बरीद शाही वंश का वास्तविक संस्थापक था। बरीद शाही वंश अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस बरीद शाही वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह अमीर अली बरीद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विजयनगर के राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी और यह साम्राज्य कब तक चला था? तो 1646 ईस्वी तक इसने दक्कन के क्षेत्र पर अपना शासन किया था। और इस दौरान कुल 4 राजवंश होते हैं। उनमें से पहला राजवंश जो होता है वो संगम वंश होता है, दूसरा जो है सालू वंश होता है, इसके संस्थापक पूछ लिया जाता है कभी, सालू नरसिंह नाम के थे। और तीसरा जो है वह तुलु होता है, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह। और जो चौथा वंश था वह अराविदु हो जाएगा और इसका संस्थापक तिरुमल था, तिरुमल। तो ये क्रम भी याद रखना है। तो संगम, सालू, तुलु और अराविदु, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। उसने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। उसने हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो यह कृष्णदेव राय जो है वह तुलु वंश का प्रतापी राजा था। इस तुलु वंश का ही प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुआ करता था। और मुगल सम्राट बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तुजु के बाबरी, तो उसमें उसने तत्कालीन भारत के 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। और उसने उस 2 हिंदू शासकों में उसने कृष्णदेव राय को उल्लिखित किया है और उसने बताया है कि यह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। कथन 2 देखेंगे कि तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। साहित्य और कला को संरक्षण देने के लिए ही हम कृष्णदेव राय को, या उस समय के इतिहासकार, इनको आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसने स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत अद्भुत कार्य किया कृष्णदेव राय ने। अगर हम देखें तो उसने हम्पी, विजयनगर और में विट्ठला स्वामी एक मंदिर है जो अपनी संगीत की प्रतिध्वनि यानी इको निकालने के लिए वाले खंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है उसने ही, कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। और हजारा राम मंदिर, ये जो हजारा राम मंदिर है, इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य अंकित है, इस वजह से हजारा राम मंदिर बोला जाता है। इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही हुआ था, कृष्णदेव राय ने ही कराया था। तो इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णदेव राय के संदर्भ में अष्टदिग्गज कौन कौन थे। तो देखिए, कृष्णदेव का शासनकाल जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन ईरा माना जाता है। और उसके दरबार में 8 महान विद्वान और कवि रहते थे जिन्हें सामूहिक रूप से ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है तो 8 तेलुगु कवि हो जाएंगे। उनमें से कम ही कुछ के नाम अगर आपको याद रह जाएं तो ठीक रहेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें तेनाली रामकृष्णन का नाम बड़ा फेमस है, तेनाली रामकृष्णन। और यह कुछ वैसे ही है जैसे अकबर के काल में बीरबल हुआ करते थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के समय में तेनाली रामकृष्णन हुआ करते थे, जो कि अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम अगर हम देखेंगे तो इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम हो जाएगा पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। इसके अलावा अगर और कुछ अष्टदिग्गजों की बात करेंगे तो एक नंदी तिम्मन नाम के व्यक्ति अष्टदिग्गज में शामिल थे, नंदी तिम्मन। एक अल्लासानी पेदन्ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टदिग्गज में कौन शामिल नहीं थे। और एक है पिंगली सूरन। इसके अलावा 4 और लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी यात्री और शासक। तो कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे, यह इसको मैच करना है। तो देखिए, बारबोसा जो था वह कृष्णदेव राय के समय में आया था, अभी इसको डिस्कस किया गया था। निकोला कांटी, यह पुर्तगाल का ही निवासी था, निकोला कांटी जो है इतालवी का निवासी था। और यह देवराय प्रथम के समय में आया था, देवराय प्रथम के समय में। बारबोसा जो है वह कृष्णदेव राय के समय में आया था और निकोला कांटी जो है देवराय प्रथम के समय में आया था।
फरनाओ नुनीज की बात करेंगे तो यह अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। और सीजर फ्रेडरिक की बात करेंगे तो यह इसने जो है तालीकोटा युद्ध के ठीक बाद आया था और उसने तालीकोटा युद्ध का एक तरीके से वर्णन भी किया है। तो यह सदाशिव राव के समय में भारत में आया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बारबोसा की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली का निवासी था, निकोलो कांटी ये इतालवी का निवासी था। और तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, इस वजह से अगर हम देखेंगे तो इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर शासक के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाए और नहरें निकलवाई थी? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश था उसका प्रतापी राजा था एक, जिसका नाम था देवराय प्रथम। इस देवराय प्रथम ने ही अपने साम्राज्य की आर्थिक उन्नति और कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। और उसने ही तुंगभद्रा नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनवाया था ताकि पानी की कमी को रोका जा सके। और नहर भी इसने निकलवाई थी। और इसमें से अगर प्रसिद्ध नहर की बात करें तो हरिद्रा नामक नहर जो है वह बड़ी प्रसिद्ध थी। इन नहरों के माध्यम से पानी को विजयनगर शहर तक लाया गया था, जिससे न केवल खेतों की सिंचाई हुई बल्कि शहरों की जलापूर्ति की समस्या भी दूर होती है। तो विजयनगर शासक के देवराय प्रथम ही था जिसने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध और नहरें निकलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश, वही जो विजयनगर साम्राज्य उसके 4 वंश दिए हैं और उससे संबंधित शासक बताना है आपको। तो देखिए संगम वंश, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियर और बुक्का, ये इसकी स्थापना इन्होंने की थी। सालू वंश के संस्थापक में अगर हम देखें तो सालू नरसिंह, यह भी इसका संस्थापक था। और तुलु वंश, यह कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे महान शासक थे, जिनका काल स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध है। और जो अराविदु वंश है, अराविदु वंश, इसकी स्थापना देवराय द्वितीय ने नहीं करी थी, इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। तिरुमल, देवराय द्वितीय जो है वह संगम वंश का शासक था। तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर की स्थापत्य शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कल्याण मंडप और अम्मन सन्निधि का निर्माण प्रमुख विशेषता थी। स्तंभों पर उत्कीर्ण घोड़े इस शैली की पहचान है। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने वास्तुकला की एक नई शैली विकसित करी जिसको हम विजयनगर शैली के नाम से जानते हैं, विजयनगर शैली के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस शैली की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो कथन 1 जो है एकदम सही हो जाएगा। कल्याण मंडपम और अम्मन सन्निधि ये दोनों ही उसकी प्रमुख विशेषता थी। कल्याण मंडपम क्या होता था, अगर हम इसकी बात करें तो यह मंदिर परिसर के भीतर एक विशाल अलंकृत स्तंभों वाला हॉल हुआ करता था, जिसका उपयोग देवताओं के विवाह उत्सवों के आयोजन के लिए किया जाता था। तो एक तरीके का हॉल हुआ करता था। और अम्मन सन्निधि की बात करेंगे तो यह मुख्य देवता की पत्नी के लिए बनाया गया एक अलग मंदिर हुआ करता था। और ये दोनों विजयनगर वास्तुकला के अनिवार्य अंग बन गए थे। तो अम्मन सन्निधि क्या था, तो मुख्य देवता की पत्नी के लिए बनाया गया एक अलग मंदिर ही होता था। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो स्तंभों पर उत्कीर्ण घोड़े इस शैली की पहचान है। तो विजयनगर शैली के स्तंभों की सबसे विशिष्ट पहचान ही यही है कि उन पर जो है उछलते हुए घोड़े की मूर्तियां हैं, यानी घोड़े जो है शैली की पहचान है। और भी एक जीव जिसका नाम याली है, वह भी जो है स्तंभों पर उत्कीर्ण किया जाता था। याली एक पौराणिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस हिसाब से इसका दोनों सही हो जाएगा। सी, क्षेत्र और अधिकारी की बात कर इसमें मैच करना है, साम्राज्य, प्रांत, ग्राम और सैन्य टुकड़ी। तो देखिए अगर साम्राज्य की बात करेंगे तो साम्राज्य में दंड नायक नाम का अधिकारी हुआ करता था, प्रांत में नायक नाम का अधिकारी हुआ करता था, ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम में आयगर नाम का अधिकारी हुआ करता था और सैन्य टुकड़ी महानायक। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर की काल में विवाह करके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केवल वर पक्ष से लिया जाता था, यह वर और वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था, विधवा विवाह कर मुक्त था, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही। तो देखिए विजयनगर काल में विवाह को एक सामाजिक उत्सव माना जाता था
राज इस पर कर वसूलता था, जो वर और वधु दोनों पक्षों से लिया जाता था। तो केवल वर पक्ष से लिया जाता था, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विवाह कर जो है वर और वधु दोनों पक्षों से लिया जाता था। विधवा विवाह कर मुक्त था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समाज में विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए और पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवा विवाह को इस कर से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया था। और यह जो स्टेप है, यह जो इनिशिएटिव है, उस समय की एकदम प्रगतिशील नीति मानी जाती है, प्रोग्रेसिव अप्रोच माना जाता है इसको। तो इस तर्क से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य सूची संस्थापक। इसमें से कुछ राज्य दिए गए हैं दक्कन के, और इनके संस्थापकों का नाम बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बरार की बात करें तो बरार का संस्थापक जो था वह था फतह उल्लाह इमाद शाह। अगर हम अहमदनगर की बात करें तो इसका संस्थापक था मलिक अहमद। तो ये एकदम मैच है। गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुतुब शाह, और बीदर की बात करें तो अमीर अली बरीद। तो ये एकदम मैच्ड दिया हुआ है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ताजुद्दीन फिरोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। तो यह बहमनी वंश का एक विद्वान सुल्तान था। वह खगोल शास्त्र में गहरी रुचि रखता था, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। उसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित किया था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करी, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राजधानी परिवर्तन का श्रेय उसको नहीं जाता है, जबकि राजधानी परिवर्तन का श्रेय किसको जाता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो अहमद शाह वली को जाता है। अहमद शाह वली को जाता है, ना कि ताजुद्दीन फिरोज को जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य। जौनपुर के सरकी शासकों के संदर्भ में मैच करना है। तो इमारत का नाम दिया गया है यहाँ पे निर्माता। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जौनपुर के जो सरकी जो शासक हुए हैं वह अपने स्थापत्य और शिक्षा के लिए कला के लिए बड़े फेमस रहे हैं। तो उनमें अगर हम अटाला मस्जिद की बात करेंगे तो इसको जो है इब्राहिम शाह सरकी ने ही बनाया था, और यह सरकी स्थापत्य का सबसे उत्तम नमूना माना जाता है। और इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इसने कराया था। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। तो ये एकदम करेक्ट मैच है। दूसरा अगर हम बात करें तो अकबरी पुल इसका निर्माण जो है मुनीम खान ने कराया था, और यह अकबर के काल में बनवाया गया था, अकबरी पुल। थर्ड जो है लाल दरवाज़ा मस्जिद, इसका निर्माण बीबी राजी ने कराया था। बीबी राजी, सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी ने इसका निर्माण कराया था। तो ये ध्यान रखना है, लाल दरवाज़ा मस्जिद, बीबी राजी। जामी मस्जिद, इसको हुसैन शाह सरकी ने बनाया था, हुसैन शाह सरकी। और यह जो है जौनपुर की सबसे बड़ी और सरकी वंश की अंतिम महत्वपूर्ण इमारत थी। तो जामी मस्जिद क्या है, जौनपुर की सबसे बड़ी और अंतिम महत्वपूर्ण इमारत थी। तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। सरकी स्थापत्य की महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस शैली में मस्जिदों में मीनारों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसमें विशाल ऊंचे और ढालूदार मुख्य विशेषता हैं। इसमें विशाल ऊंचे और ढालूदार मुख्य विशेषताएं हैं। मस्जिद के प्रार्थना कक्षों में के स्तंभ हिंदू मंदिरों के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सरकी शैली की मस्जिदों की बात करें तो उसकी सबसे अनोखी विशेषता यही है कि उसमें मीनारों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। जहां अगर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत या मुगल वास्तुकला में मीनारें ही मुख्य आकर्षण केंद्र होती थी, वहीं जौनपुर में इसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें विशाल ऊंचे और ढालू द्वार मुख्य विशेषता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और तीसरा, मस्जिद के प्रार्थना कक्षों के स्तंभ हिंदू मंदिरों के प्रभाव को दर्शाते हैं, तो यह सही है। चूँकि अगर आप देखोगे तो जौनपुर की जो कई मस्जिदें हैं वह पुराने मंदिर के अवशेषों पर ध्वंसावशेषों पर ही उनका निर्माण हुआ है,
उनकी सामग्री का उपयोग करके ही बनाई गई हैं, इसलिए उनके प्रार्थना कक्षों के स्तंभों और देगाहों पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो कि हिंदू वास्तुकला का प्रभाव। तो अतः स्तंभों की बनावट और उन पर की गई नक्काशी मंदिर स्थापत्य से ही मेल खाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अटाला मस्जिद का निर्माण पूर्ण हुआ। तो अटाला मस्जिद वही इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी 1408 ईस्वी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, जौनपुर की स्वतंत्र सत्ता का अंत, तो यह सही है। 1479 में जौनपुर में जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था बहलोल लोदी, उसने 1479 में ही हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था, उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था, यही सही था, इसी को हराया था बहलोल लोदी ने। और जौनपुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गलत हो जाएगा। इसको किसने मिलाया था बहलोल लोदी ने मिलाया था। तो ये जो है सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में पूर्ण कराया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो ऐतिहासिक प्रमाण है और स्थापत्य के साक्ष्य हैं उसके अनुसार मस्जिद जो है वह कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर के स्थान पर ही और उसके ध्वंसावशेषों का उपयोग करके बनाई गई है। और उसकी दीवारों पर और स्तंभों पर अभी भी मंदिर शैली की नक्काशी देखी जा सकती है। तो यह स्पष्ट रूप से विदित है कि अटाला देवी की मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी। और इस मस्जिद में मीनारों का भाव है जो सरकी शैली की विशेषता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा और इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जौनपुर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। सूर शाह शेरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर के मदरसों से प्राप्त करी थी। और दूसरा, सरकी काल में जौनपुर अरबी और फारसी शिक्षा का केंद्र था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सूर शाह शेरी, जिसका बचपन का नाम आप सभी जानते हैं कि फरीद था, उसने अपने पिता हसन खान के साथ उसका विवाद हो गया था और वो जौनपुर की शरण में आ गया था। और वहीं पर इसने जो प्रसिद्ध मदरसे हुआ करते थे वहीं पर उसने अरबी सीखा, फारसी सीखा, प्रशासनिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करी और आगे चलकर महान प्रशासक और दिल्ली का सुल्तान बनता है। और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर जो है सरकी वंशों के शासकों के अधीन जो है, आप देखोगे तो जौनपुर कला, साहित्य और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। और इसकी तुलना ही ईरान के एक सांस्कृतिक शहर सिराज से की जाती है। इसी वजह से इसको सिराज हिंद भी कहा जाता है। सिराज हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय सिराज जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर हुआ करता था। सिराज नाम का, कहाँ पे? ईरान में हुआ करता था, जिसकी तुलना भारत के जौनपुर से की जाती थी। इसी वजह से इसको सिराज हिंद यानी भारत का सिराज कहा जाता था। और यहाँ पर जो है दूर दराज से छात्र जो है अरबी, फारसी, दर्शन, न्यायशास्त्र पढ़ने आया करते थे। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इब्राहिम रैजा, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? दोस्तों, इब्राहिम रौजा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसका निर्माण आदिल शाही वंश के संस्थापक सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपनी रानी ताज सुल्ताना के लिए करवाया था। और दक्षिण का ताजमहल इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी वास्तुकला अत्यंत सुंदर और संतुलित है। और इतिहासकारों का मानना है कि आगरा के ताजमहल का डिजाइन तैयार करते समय इस इमारत से प्रेरणा ली गई थी। और इस जो है इब्राहिम रैजा में फारसी और भारतीय शैलियों का अद्भुत समन्वय भी देखने को मिलता है। तो यह बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तालीकोटा युद्ध 1565 का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो देखिए 1565 ईस्वी में, जिसको हम राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, तालीकोटा के युद्ध को क्या बोला जाता है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। और यही जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनता है। इसमें एक जो है इतालवी यात्री था जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। यह इस युद्ध के बाद ही 1567 में विजयनगर की यात्रा करती थी और उसने अपनी आंखों से विनाश को होते देखा था। और उसने अपनी टेक्स्ट में लिखा भी है कि विजयनगर शहर पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था और अब वहाँ पर केवल जंगली जानवरों और खंडहरों का बसेरा था। तो ये इसका वर्णन भी मिलता है उसकी टेक्स्ट में। तो सीजर फ्रेडरिक, इतालवी निवासी, यही इसका प्रत्यक्षदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसका उद्गम बनबासा के पास काली शारदा नदी से होता है। तो दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। 12,368 किलोमीटर है। और इस नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बनबासा के पास काली नदी
जिसे शारदा नदी भी बोला जाता है। काली नदी, शारदा नदी एक ही नाम है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है 1920 में शुरू होता है और 1928 में इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। 8 साल में इसका निर्माण कर लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नहर और सूची। एडन नहर, काकरापार नहर, त्रिवेणी नहर और हीराकुंड नहर किन नदियों से संबंधित है, यह बताना है। तो अगर हम एडन नहर की बात करें तो दोस्तों यह दामोदर नदी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। सेकंड, काकरापार नहर, काकरापार नहर जो है यह तापी नदी से संबंधित है और यह गुजरात में तापी परियोजना का ही हिस्सा है। त्रिवेणी नहर की बात करें तो यह गंडक नदी से संबंधित है और बिहार में मुख्य रूप से यह नहर बहती है। हीराकुंड नहर की बात करें तो यह उड़ीसा में महानदी पर बने प्रसिद्ध हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो हीराकुंड नहर महानदी पर बने हीराकुंड बांध से संबंधित है। इस तरह से अगर हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो ये ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सरहिंद नहर सतलुज नदी से संबंधित है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से संबंधित है। तवा नहर तवा नदी से संबंधित है। ये जो मुथा नहर है यह मूसी नदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुथा नहर जो है वह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे भी कुछ नहर परियोजनाएं दी गई हैं और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए, घाट प्रभा नहर कर्नाटक में है, घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है, घाट प्रभा नदी पर। सरहिंद नहर की बात करें तो यह पंजाब में है, सतलुज नदी से निकलती है सरहिंद नहर, पंजाब सतलुज नदी। पेरियार नहर की बात करेंगे तो यह पेरियार नदी पर स्थित है और केरल में स्थित है। और नीरा नहर की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, नीरा नदी पर बनी है, जो भीमा नदी की सहायक नदी है, नीरा नदी पर बनी है नीरा नहर। नीरा नदी कौन क्या है, तो यह भीमा की सहायक नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 35, बेतवा नहर झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों को सिंचती है, यह परीक्षा बांध से निकलती है। तो दोस्तों बेतवा नहर जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण नहर है और यह मुख्य रूप से झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में ही सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नहर की बात करेंगे तो यह नहर झांसी जिले में ही बेतवा नदी में स्थित एक परीक्षा बांध है, वहीं से निकलती है और यह नहर 1885 में बनकर तैयार हो गई थी। तो इस वजह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36, लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इस झील में फुमडी नामक तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं और यह झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इस झील की अनूठी विशेषता अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे फुमडी पाए जाते हैं। फुमडी क्या है, एक आइलैंड होते हैं। तो उस झील में बीच बीच में फुमडी नामक आइलैंड पाए जाते हैं और ये जो है आर्टिफिशियल द्वीप नहीं है, नेचुरल आइलैंड्स हैं जो कि वहाँ पे बने हुए हैं। तीसरा जो है यह झील केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है और ये इस उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पे शंगाई हिरण का प्राकृतिक आवास है, शंगाई हिरण का। इसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है, डांसिंग डियर भी इसको बोला जाता है, शंगाई हिरण को। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो इस वजह से इसका तीनों सही हो जाएगा। झील और राज्य बताने हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो दोस्तों कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह सही है बिल्कुल। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, प्रसिद्ध झील है। तामदिल मिजोरम में स्थित है। अगर हम लोनार झील की बात करें तो यह प्रसिद्ध केटर झील है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण लगभग 52,000 साल पहले, आज से लगभग 52,000 साल पहले एक बड़ा मीटरॉइड पृथ्वी से टकराया हुआ था और उसी से इस झील का निर्माण हुआ था। इसका पानी अगर देखेंगे तो ये खारा और क्षारीय दोनों है और लोनार झील को 2020 में रामसर साइट का भी दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है।
यह रामसर कन्वेंशन के तहत नामित भारत का पहला स्थल था। यह खारे पानी की झील है जो महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो चिल्का झील जो है उड़ीसा के तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। तो यह भी ध्यान रखना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है और इसकी विशालता के कारण ही इसको उप समुद्र बोला जाता है। शब्द सी उप समुद्र की संज्ञा दी जाती है। 1981 में अगर हम देखें तो इसको भारत का सबसे पहला रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो उसमें जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी था। तो मतलब जो सबसे पहले भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट अधिसूचित की गई थी, उसमें पहला तो चिल्का झील के साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी था। तो ये दोनों भारत के सबसे पहले रामसर साइट नामित होते हैं। यह खारे पानी की झील है जो महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह बिल्कुल सही है। यह ब्रैकिस वाटर की झील है और महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झील और राज्य कौन सुमेलित करना है। तो साला झील अगर हम देखें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील यह हरियाणा में स्थित है। पांगोंग त्सो लेक ये बहुत प्रसिद्ध लेक है लद्दाख में, और नल सरोवर यह गुजरात में स्थित है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा C 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील और राज्य। तो दीपोर बिल असम में है, पाला लेक मिजोरम में है, उमियम लेक मेघालय में है और सिप्टिक लेक मणिपुर में है। तो इसका हो जाएगा A 2341। दीपोर लेक असम, पाला मिजोरम, उमियम मेघालय और सिप्टिक मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सबो झील का उदाहरण है। तो दोस्तों, यह तो लैगून झील हो जाएगी। देखिए, कंवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। यह गंडक नदी के घुमाव के मिनेंडरिंग से बनी हुई एक ऑक्सबो लेक है। यह मिनेंडरिंग की वजह से बनती है और यह न केवल भारत की बल्कि एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील मानी जाती है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है, मीठे पानी की, एशिया की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, झील और राज्य। पराशर झील कौन सा सही नहीं बताना है। पराशर झील जो है हिमाचल प्रदेश में, तवा वोहर मध्य प्रदेश में, नल सरोवर गुजरात में, सेलुंग झील जो है वह सिक्किम में नहीं है, सेलुंग झील जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सही नहीं होगा, सेलुंग झील जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पराशर झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस झील के बीच में एक तैरता हुआ द्वीप भी है जो अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। तो ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में इसके बीच में ही एक द्वीप है, आइलैंड है। तवा वोहर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है और तवा नदी पर बना एक विशाल जलाशय है, सिंचाई पर्यटन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। नल सरोवर जो झील है वह पहले चर्चा की जा चुकी है कि गुजरात का एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य और रामसर स्थल है नल सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और उससे संबंधित नदी। तो दोस्तों, अगर हम जोग जलप्रपात की बात करें, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो जोग शरावती नदी पर बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इस जोग जलप्रपात को गेर सोपा व महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले प्रपातों में से एक है। तो यह ध्यान रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है कर्नाटक में और इस जलप्रपात का उपयोग एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए किया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है, 1902 में एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए इसका उपयोग किया गया था। कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। चुलिया जलप्रपात अगर हम देखें तो यह राजस्थान में स्थित है और यह चंबल नदी का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह नर्मदा नदी संगमरमर घाटी की चट्टानों के बीच से गिरती है और इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात भी बोला जाता है। तो यह तापी नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर प्रपात है और संबंधित राज्य है तो सुमेलित करना है।
तो दोस्तों दूध सागर जो जलप्रपात है यह गोवा में स्थित है। मांडवी नदी पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है, मांडवी नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है और सीता नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक सीता नदी पे। खांडाधार जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है और कोरापानी नाला नदी का नाम है, कोरापानी नाला उस नदी पर यह जलप्रपात खांडाधार स्थित है। मीनमुट्टी की बात करें तो यह केरल में स्थित है और यह बनासुरा पहाड़ियों पर स्थित है, बनासुरा पहाड़ियों पर स्थित है मीनमुट्टी। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह कुंती नदी के किनारे स्थित है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मौन घाटी यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है और भारत के पश्चिमी घाटों में सबसे संरक्षित वर्षा वनों में से एक है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैव विविधता से समृद्ध है और यह कुंती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, इस घाटी के मध्य से कुंती नदी बहती है और यह नदी अपनी शुद्धता और प्रदूषण रहित जल के लिए भी जानी जाती है। साइलेंट वैली जो है अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये लुप्तप्राय शेर जैसे लायन टेल्ड मकाक के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, लायन टेल्ड मकाक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यह। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूलों की घाटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी जो है आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चमोली राज्य में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है और जो है यह चमोली जिला अगर आप देखोगे तो यह गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आता है, गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आता है और यह फूलों की घाटी जो है उसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल कर लिया गया था। और अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो इसके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नदी का नाम है पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी बहती है इस फूलों की घाटी के बीच से ही। तो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, चुम्बा घाटी किन देशों के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों चुम्बा घाटी जो है वह भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह घाटी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है उसके बहुत करीब ही ये घाटी चुम्बा घाटी है और यह कॉरिडोर जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। तो उसी के आसपास यह घाटी स्थित है, बहुत ही पास में चुम्बा घाटी स्थित है, भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अब 2017 का जो डोकलाम विवाद हुआ था वह उसी चुम्बा घाटी के पास में हुआ था, चुम्बा घाटी के दक्षिण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो दोस्तों यह सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 3 राज्यों से संबंधित है यह। किन किन राज्यों से? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों से यह परियोजना संबंधित है। दूसरा, भाखड़ बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। तो बिल्कुल सही बात है, यह हिमाचल प्रदेश में यह झील बनी हुई है भाखड़ा बांध के पीछे। कथन 3, यह विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। तो बिल्कुल सही है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम है। हालांकि टिहरी बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है लेकिन वह रॉकफिल बांध है, लेकिन यह कंक्रीट ग्रेविटी का बांध है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, हीराकुंड परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना, बिल्कुल सही है। यह विश्व का सबसे लंबा मुख्य धारा का बांध है। तो हीराकुंड बांध को विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो यह जो है बांध जो है मुख्यतः उड़ीसा में स्थित है, लेकिन महानदी का जलग्रहण कैचमेंट एरिया जो है छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से जल सिंचाई और जल का प्रबंधन जो लाभ है वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को मिलता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है।
दूसरा, इसके लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। तो यह भी सही है, यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। और गुजरात जो है इससे सर्वाधिक सिंचाई और पीने का पानी मिलता है गुजरात को। महाराष्ट्र जो है इससे बिजली बनाता है। और राजस्थान में क्या होता है इस बांध से, तो इसमें जो है नहरों के माध्यम से सूखे क्षेत्रों में पानी मिलता है। तो हर राज्य का अपना अलग अलग यूज़ है इस सरदार सरोवर परियोजना का। तीसरा, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से इस बांध की ऊंचाई का विरोध कर रही थी, तो बिल्कुल सही है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं मेधा पाटेकर, और उन्होंने और उनके संगठनों ने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया था, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन और पर्यावरण का नुकसान हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें अगर हम, तो इसमें बांध और दूसरी तरफ नदी दी हुई है, फरक्का बांध। यह गंगा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर नहीं। तो फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर बना हुआ है और यह वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। थीन बांध की बात करें अगर हम, तो थीन बांध जो है वह रावी नदी पर बना हुआ है। यह पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है थीन बांध। और सलाल बांध यह चिनाब नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है, और जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2143। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, बांध और सूची नदी। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। उकाई बांध तापी नदी पर बना हुआ है गुजरात में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। तवा बांध जो है वो तवा नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में है। और तिलैया बांध यह बराकर नदी पर है और झारखंड में स्थित है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कर्नाटक में है यह, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध की बात करेंगे तो यह कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है, और यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पुराना बांध है मेट्टूर बांध। मयूराक्षी परियोजना की बात करेंगे तो यह मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है और वेस्ट बंगाल में है। और इसकी मुख्य बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कनाडा की सहायता से हुआ था। तो मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी, वेस्ट बंगाल, और इसको कनाडा बांध भी बोला जाता है। और इसका लास्ट ऑप्शन है पोचमपात परियोजना। पोचमपात परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, और यह तेलंगाना जिले से संबंधित है। तो पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी और तेलंगाना राज्य, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनी हुई। तो देखिए, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भारत का जो है कुछ बांध जो है भारत शेयर करता है, कुछ परियोजनाएं शेयर करता है। तो अगर हम उसमें बात करें तो आप देखोगे तो चुक्खा परियोजना, ताला परियोजना और कुरीची परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं भारत और भूटान के सहयोग से बनी हुई हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, चुक्खा, ताला और कुरीची परियोजना। क्वेश्चन नंबर 55, बाणसागर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, बाणसागर परियोजना जो है वह एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय नदी खड़ी परियोजना है, और यह परियोजना जो है सोन नदी पर बनी है, सोन नदी पर स्थित है, और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और इसका मुख्य बांध जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो इस परियोजना का जो लाभ है वो 3 राज्य को मिलता है, उनमें से मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है और बिहार है, इन 3 राज्यों को मिलता है। तो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बद्रीनाथ, अलकनंदा शहर, अयोध्या सरयू, गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लुधियाना शहर है यह सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित नहीं है। रावी नदी के किनारे अगर प्रसिद्ध शहरों की बात करेंगे तो रावी नदी के किनारे आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, निकटवर्ती क्षेत्र है, और पाकिस्तान का लाहौर है। तो लुधियाना जो है वह सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें भी मैच करना है। जबलपुर किस नदी किनारे पर स्थित है। तो यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत तापी नदी किनारे पर स्थित है। कोटा
यह चंबल नदी किनारे पर स्थित है, और विजयवाड़ा यह कृष्णा नदी किनारे पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जौनपुर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो जौनपुर जो है वह गोमती नदी किनारे पर स्थित है, सिराजी हिंद के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी किनारे पर उत्तर प्रदेश के 2 और शहर स्थित हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, लखनऊ और सुल्तानपुर, यह भी गोमती नदी किनारे पर स्थित है। हमीरपुर की बात करें तो यह बेतवा नदी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद यह रामगंगा नदी किनारे पर स्थित है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। रामगंगा नदी वही गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, नदी और तटीय शहर बताना है। तो साबरमती नदी के तट का जो है इसके किनारे पे अहमदाबाद बसा हुआ है। महानदी किनारे पर कटक बसा हुआ है। ब्राह्मणी नदी किनारे पर राउरकेला बसा हुआ है, और मांडवी नदी किनारे पर पणजी बसा हुआ है। तो इसका आंसर जो है जाएगा वही 2143। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि लेह जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। झेलम नदी इसके बीच से होकर के गुजरती है श्रीनगर के, और मीनंडरिंग रूप में बहती है, और प्रसिद्ध डल झील भी इसी के पास स्थित है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ का प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है श्रीरंगम मंदिर, कावेरी और उसकी सहायक कोलेरू नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली में ही, त्रिची के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक शहर रहा है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो यह उज्जैन जो है चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर वह उज्जैन में ही स्थित है, और यहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो ये उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चन जो थे वह कंप्लीट होते हैं।